नमस्कार। सदन दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। संसद के दोनों सदनों में आम बजट 2024-25 पर लगातार तीसरे दिन चर्चा हुई। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के बजट पर भी बहस हुई। दोनों सदनों में मंत्रालयों से जुड़े पत्र सभा पटल पर रखने के अलावा प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े सवालों के जवाब भी दिए गए। दोनों सदनों में अवरोध के चलते कार्रवाई भी बाधित हुई। संसद में शुक्रवार का दिन गैर सरकारी विधेयक और संकल्प का दिन होता है। दोनों सदनों में कई गैर सरकारी विधेयक पेश किए गए। बुलेटिन में अगले आधे घंटे में देखेंगे दोनों सदनों में क्या कुछ रहा खास। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। संसद के दोनों सदनों में आम बजट 2024-25 पर लगातार तीसरे दिन चर्चा। सत्ता पक्ष ने कहा सर्वजन हिताय बजट, विपक्ष ने बताया संघवाद विरोधी। जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के बजट पर भी चर्चा। खेती को मुनाफे का व्यवसाय बनाने के लिए निरंतर कदम उठा रही है सरकार। राज्यसभा में कृषि और किसान कल्याण मंत्री का बयान, कहा एमएसपी संबंधी समिति की रिपोर्ट आने के बाद उठाया जाएगा उचित कदम। विपक्ष की ओर से अवरोध। विजय दिवस पर संसद के दोनों सदनों में कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि। वीर सैनिकों के साहस और बलिदान को किया याद। सदस्यों ने शहीदों के सम्मान में खड़े होकर कुछ देर रखा मौन। बुलेटिन में सबसे पहले बात लोकसभा की कार्रवाई की। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान विदेश मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े सवालों के जवाब दिए गए। संबंधित मंत्रालयों की ओर से एकीकृत बाल संरक्षण योजना, संशोधित औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना, कैंसर की दवाओं की कम कीमतें, चिकित्सा से संबंधित अपर्याप्त अवसंरचना और भारतीय समुदाय कल्याण कोष के बारे में प्रश्नों के उत्तर दिए गए। सरकार ने कहा है कि देश में छोटी बड़ी सभी दवा और उर्वरक कंपनियों को बढ़ावा दिया जा रहा है और भारत में बन रही दवाओं की दुनिया में बढ़ रही मांग को देखते हुए उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लोकसभा में रसायन उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने एक पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि सरकार छोटी और बड़ी सभी रसायन और उर्वरक कंपनियों को मदद करती है। सरकार ने कहा है कि विदेश जाने वाले भारतीयों को संकट के समय आसानी से वापस लाया जा सके, इसके लिए पर्याप्त फंड की व्यवस्था है और दस्तावेजों के कारण किसी को समस्या ना हो, इसके लिए पोर्टल भी बनाया गया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने लोकसभा में एक पूरक प्रश्न के जवाब में ये जानकारी दी। एकीकृत बाल संरक्षण योजना को लेकर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जवाब दिया। लोकसभा में आज कार्यवाही शुरू होते ही कारगिल विजय दिवस पर शहीदों के बलिदान को याद किया और मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदन ने कारगिल युद्ध में बहादुरी से लड़ने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और उनके साहस और बलिदान को याद किया गया। माननीय सदस्यगण, आज हमारा देश राष्ट्रीय एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए समर्पित भारतीय सेना के अद्भुत पराक्रम और बलिदान की याद में कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। कारगिल युद्ध के दौरान हमारे वीर सैनिकों ने कठिन भौगोलिक बाधाओं, प्रतिकूल मौसम के बावजूद अदम्य साहस और असाधारण वीरता का परिचय देते हुए विजय श्री प्राप्त की है। इस अवसर पर ये सभा अपने वीर सैनिकों को नमन करती है और उन शहीदों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती है जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा हेतु अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। ये सभा उन शहीदों के परिजनों के प्रति भी अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। ये सभा
उन वीर सैनिकों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है जो हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब ये सभा उन सभी वीर सैनिकों की याद में कुछ देर मौन रहेगी। लोकसभा में आम बजट 2024-25 पर आज तीसरे दिन चर्चा जारी रही। साथ ही जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के बजट पर भी चर्चा हुई। विभिन्न दलों के सदस्यों ने बहस में हिस्सा लिया। आज चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी के जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि बजट में ऐसी तमाम बातों का प्रावधान किया गया है जिससे देश के हर नागरिक को फायदा मिलेगा। कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय और विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा अवसंरचना और गांव, गरीब और किसान की चिंता जो है इसमें की गई है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सहकारिता नीति सहकारी क्षेत्र के प्रणालीगत और चहुमुखी विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी नीति से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी लाना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बढ़ाना, यही लक्ष्य जो है वो इस बजट का रखा गया है। साथ ही रोजगार संबंध प्रोत्साहन के लिए भी निम्नलिखित कई योजनाओं का जिक्र जो है वो जहां पर किया गया है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि कौशल प्रशिक्षण प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत चौथी योजना के रूप में राज्य सरकारों और उद्योग के सहयोग से कौशल प्रशिक्षण के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित कई नई योजनाएं बनाई जाएंगी और बेहद खुशी की बात यह है कि 5 वर्षों में ये अवधि में कई लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण जो है वो दिया जाएगा। वित्त मंत्री जी के बजट के भाषण में साफ लिखा है कि 9 प्राथमिकताओं के संबंध में प्रयासों की परिकल्पना की गई है और वो 9 प्रयास देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में ले जाएगा। ये इस बजट में है, ये उनको दिखा नहीं। पहला क्या है? कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान और विकास और अगली पीढ़ी के सुधार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो अभी की पीढ़ी के अलावा अगली पीढ़ी तक भी सोच रहे हैं। इनको ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो अब ये दिखाई नहीं पड़ रहा है तो इसमें हमारा क्या दोष है? पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हमारे क्षेत्र को जो है एम्स, IIT, IIM जैसे वैश्विक स्तर के जो है वो संस्थान दिए हैं और वंदे भारत जैसी ट्रेन को हमारे हिमाचल में पहुंचाया है। हमारे हिमाचल जैसे छोटे से राज्य को 3,500 करोड़ की लागत का मनाली कीर्तपुर जो है वो हाईवे दिया हुआ है, जिसमें माननीय महोदय जी 5 से ज़्यादा टनल हैं और 37 से ज़्यादा उसमें ब्रिजेस हैं। ऐसे वैश्विक स्तर की जो है हमें इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे मिली है और साथ ही पूरे देश के लिए जो एक बहुत ही अद्भुत इंफ्रास्ट्रक्चर मार्बल है, जैसे कि हमारी अटल टनल 9 किलोमीटर की जो वो अटल टनल है, विश्व की सबसे लंबी टनल है और वो एक सिंगल ट्यूब हाईवे जो है वो पूरे विश्व के लिए जो है एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और उसके साथ ही 11,000 करोड़ के हाइडल प्रोजेक्ट्स हमारे हिमाचल प्रदेश को दिए हैं। पश्चिम बंगाल से मैं आता हूँ, रविंद्रनाथ का बंगाल से आता हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बंगाल से आता हूँ। हम लोग भी सोचते हैं जे बंगाल के लिए डेवलपमेंट। हम प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री और अर्थमंत्री सोचा है पूर्वोदय योजना, जो बांग्ला, बिहार, उड़ीसा, आसाम सबको डेवलप करने के लिए आज पूर्वोदय योजना को लागू किया है। आज जब देश आगे बढ़ रहा है, कोई नहीं सोचा था जो ईस्टर्न जोन को आगे बढ़ना चाहिए। वो ईस्टर्न जोन तो हर टाइम आगे बढ़ते हैं, लेकिन ईस्टर्न जोन आगे नहीं बढ़ते। लेकिन इस बार बिहार,
इस बार झारखंड, पश्चिम बंगाल आज बहुत आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी और अर्थमंत्री जी की कृपा से जलवायु परिवर्तन का पूरे विश्व भर में असर पड़ा है और ख़ास करके खेती पर इसका बेहद असर पड़ा है। पहली बार हमारी सरकार ने उत्पादकता बढ़ाने के लिए और जलवायु के अनुकूल किस्मों के विकास के लिए कृषि अनुसंधान व्यवस्था का व्यापक समीक्षा करने की बात कही है। सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, मेरा जो संसदीय क्षेत्र पलामू है, इस बात की महत्ता को शायद और कोई उतना नहीं समझे जितना मुझे समझने का अवसर मिला है। मेरा क्षेत्र रेन शैडो एरिया में पड़ता है। वहाँ बिल्कुल वर्षा नहीं के बराबर होती है और कभी वर्षा होती है तो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फसल को उगाना मुश्किल हो जाता है। ये जलवायु परिवर्तन का ही लक्षण है, जलवायु परिवर्तन का ही प्रभाव है। तो ऐसे में यदि सरकार के द्वारा, जो सरकार अपने को किसानों के हितैषी कहती है, उसके लिए काम करती है, इस प्रकार की व्यवस्था करती है, तो हम समझते हैं कि निश्चित रूप से ये एक प्रशंसनीय कदम है, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। बुलेटिन में अब बात राज्यसभा की कार्रवाई की। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान आज कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से जुड़े सवालों के जवाब दिए गए। कृषि मंत्री की ओर से एमएसपी की कानूनी गारंटी प्रदान करने से जुड़े प्रश्न के जवाब के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न के जवाब में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा को बताया कि किसानों को फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के संबंध में गठित समिति की रिपोर्ट अभी नहीं आई है और इस रिपोर्ट के आने के बाद इस दिशा में कदम उठाया जाएगा। लेकिन सरकार कृषि को मुनाफे का व्यवसाय बनाने के लिए निरंतर कदम उठा रही है। इस दौरान कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों ने इसका कड़ा विरोध किया और एमएसपी के मामले में सरकार से सीधा जवाब देने की मांग की। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई और सदन की कार्यवाही में व्यवधान पहुंचा। उत्पादन का ठीक दाम देना, प्राकृतिक आपदा हो तो नुकसान की भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण और प्राकृतिक खेती। अब इसमें उचित दाम देने के लिए माननीय सभापति महोदय, समिति की रिपोर्ट आएगी तब हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन तब तक हम चुप नहीं बैठे। 1,68,000 करोड़ रुपया फर्टिलाइजर पर सब्सिडी ये सरकार दे रही है, तो एक नहीं ऐसे अनेकों कदम। माननीय सभापति महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है कि ये सरकार किसानों की सरकार है, किसानों के हित में हम फैसला लगातार कर रहे हैं। और भी विचार आवश्यक है, उस पर सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गंभीर है और उचित कदम समिति की रिपोर्ट आने के बाद उस पर हम विचार करेंगे। सभापति जगदीप धनखड़ ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और सदन की कार्यवाही सुचारू ढंग से चलने देने की अपील की। उन्होंने कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला को बार बार आगाह किया, उनके खिलाफ कार्यवाही की चेतावनी दी। बाद में सभापति ने सदन में व्यवधान पैदा करने के लिए रणदीप सुरजेवाला का नाम इंगित किया और उन्हें सदन से बाहर जाने का निर्देश दिया। सभापति ने कहा कि रणदीप सुरजेवाला सदन में किसानों के हित पर चर्चा नहीं करने दे रहे हैं और व्यवधान पैदा कर रहे हैं। चर्चा नहीं करने दे रहे, किसान की चर्चा नहीं करने दे रहे, क्या कर रहे हैं? नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। आप किसान का अनादर कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, ये मैं कह रहा हूं आपको, मैं आंखों से देख रहा हूं। मंत्री जी ईमानदारी से, पारदर्शिता से, लगन से अपनी बात करें। पहली बार एक मंत्री ने आकर किसान के हित की बात की है, दिल से किसान की बात की है, किसान की पीड़ा को समझा है ना। प्लीज बैठ जाइए। रणदीप सुरजेवाला is hereby named. He is requested to withdraw from the house. Please, nothing will go on record. Nothing will go on record. Randeep Surjewala is named and he need to withdraw.
राज्यसभा में कर्नाटक में भ्रष्टाचार के एक मुद्दे को लेकर अवरोध दिखाई दिया और सभापति जगदीप धनखड़ को अवरोध कर रहे सदस्यों का नाम इंगित करने की चेतावनी देनी पड़ी। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखवाए गए। इसके बाद सभापति ने बताया कि कर्नाटक में महर्षि वाल्मीकि जनजाति विकास निगम में भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर उन्हें नियम 267 के तहत नोटिस मिले हैं। इन्हें प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। इसके बाद बीजेपी के ईरन कडाडी ने अपना नोटिस खारिज होने पर आपत्ति की और कागज लहराने लगे। सभापति ने कहा कि यह सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। बाद में शून्यकाल के दौरान ईरन कडाडी को इस मुद्दे पर बोलने की अनुमति दी गई तो कांग्रेस समेत विपक्ष के कई सदस्यों ने अवरोध शुरू कर दिया। सभापति ने सदन की कार्यवाही बाधित नहीं करने की अपील की। After I had indicated the procedural requirements and the background with respect to Rule 267, I was having soothing time and there were no notices under Rule 267 for 2 days. Today I have received 4 notices under Rule 267. Shri Aaron Kadadi, Shri Brajlal, Shri Naresh Bansal, Shri Sudhanshu Trivedi, demanding to discuss the issue of corruption in Karnataka Maharishi Valmiki Scheduled Tribes Development Corporation. All of them belong to the, all of them belong to the ruling party. 1 second, please. All these 267 notices are from the ruling party. Sir, these notices ignore, 1 second, take your seat. These notices ignore my directives which were explicit. There may be issues of great import. Many have been raised under Rule 267 earlier. I declined all of them. 1 second, sir. I will not allow anyone to speak on 267. Please. And no issue which is otherwise of great urgency and contemporary relevance calls for invocation of Rule 267. This invocation, notwithstanding your feelings on the issue, does not come up to the requirement of Rule 267. राज्यसभा में आज कारगिल युद्ध में वीर गति पाने वाले योद्धाओं को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। सभापति जगदीप धनखड़ ने कार्यवाही शुरू होने पर कारगिल युद्ध की बात करते हुए कहा कि कृतज्ञ राष्ट्र आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। सशस्त्र बलों के अदम्य साहस और वीरता को राष्ट्र याद कर रहा है। The grateful nation is celebrating the 25th anniversary of Kargil Vijay Divas, cherishing the indomitable courage and valor displayed by the Indian Armed Forces during the Kargil War. On this occasion, this House salutes the determination and commitment of our armed forces for their extraordinary bravery, leading to the resounding victory over the enemy despite the adverse weather conditions and difficult terrain of Kargil. This House pays homage to the brave soldiers who laid down their lives in defending our country during the Kargil War and preserving the territorial integrity of the nation. I would request honorable members to rise and observe silence in honor of our brave soldiers who laid down their lives in the war.
आम बजट 2024-25 को लेकर राज्यसभा में पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने अपने विचार रखे। सत्ता पक्ष ने सर्वजन हिताय बजट करार दिया, वहीं विपक्ष ने इसे संघवाद विरोधी बजट बताया। सर मोदी जी को लोगों ने चुना है। मोदी जी की इमेज जो है उनसे लोगों की इमेज बढ़ती है। सर कल तक वजीर आजम हमने ऐसे भी देखे कि उनको फैमिली चुनती थी। सर उनकी इमेज से फैमिली को लाभ होता था। सर 2014 से पहले करप्शन, टेररिज्म और पॉलिसी का पैरालिसिस था। सर जो बिल पास होते थे वो वोट बैंक को मद्देनजर रख के पास होते थे। आज के जो वजीर आजम है वो फैमिली की पॉलिटिक्स नहीं करते, कास्ट की नहीं करते, अपीजमेंट की पॉलिसी को बदल गए। आज हमने डेवलपमेंट की पॉलिसी को और स्ट्रांग लीडरशिप की पॉलिसी को अपनाया है। कल तक जूत, कल तक हमारा जुआ नौकरियों के लिए, नौकरी जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमें रिक्वायर्ड है, स्किल्ड और अनस्किल्ड, स्पेशलाइज्ड। लेकिन इसके साथ साथ आज देश के वजीर आजम की पॉलिसीज की वजह से आज देश का जुआ आज नौकरी देने वाला बन रहा है। महामारी के दौरान हमारी अर्थव्यवस्था कई विकसित देशों से भी ज्यादा स्थिर थी। हमने 10 साल में 20 सालों का विकास किया जाए, देखा जाए तो ये डबल ग्रोथ का काम है। हमारी सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है, इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ साथ भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना। भारत की अर्थव्यवस्था अभी $3.1 ट्रिलियन की है। आजादी के बाद से भारत को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में 60 साल लगे थे। एक ट्रिलियन से 3.1 ट्रिलियन तक का सफर हमने सिर्फ 10 सालों में पूरा किया है, जिसमें से 2 वर्ष कोरोना की महामारी के लिए भी निकले हैं। बढ़ती हुई रफ्तार के कारण भारत अगले 14-15 सालों तक हर 2 साल में अपनी अर्थव्यवस्था में औसतन $1 ट्रिलियन जोड़ सकेगा। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2035 तक $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनके आगे आएगा। वित्तीय स्थिरता हमारी प्राथमिकता रही है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट जो वित्त वर्ष 21 में 9.2% था, वित्त वर्ष 24 में घटकर 5.6% हो गया है। 2024-25 के बजट में हम इसे और कम करके 4.9% तक लाने का लक्ष्य रखते हैं। इनके समय में जो 10 सालों में $298 बिलियन इतना ही केवल FDI आया था। आज मोदी जी के नेतृत्व में $298 बिलियन की जगह $667 बिलियन आया है, जो 2 गुना से अधिक है। इसी प्रकार से फॉरेक्स रिजर्व इनके समय में 304 था और हमारे मोदी जी के नेतृत्व में $668 बिलियन है, जो सिंगापुर, जर्मनी, रसिया, यूके, स्पेन, ब्राजील, इससे ऊपर हम 4थे नंबर पे फॉरेक्स रिजर्व के रूप में भारत जाना जाता है। यह है। बैंकिंग के बारे में जरूर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा। जो फोन बैंकिंग थी, किस प्रकार से NPA बढ़ रहे थे 7%, 8%, 10%। मोदी जी ने 2016 में IBC लिया है और IBC के बाद ट्रांसपेरेंट पॉलिसी जाए, उसका नतीजा है कि 100 से अधिक कंपनियों को 3,30,000 करोड़ रुपए का उनका लोन रिजॉल्व भी हुआ। उसी के साथ 28,000 ऐसे केस हैं जो IBC के डर से वह 10 लाख करोड़ के एसेट एडमिशन से पहले ही रिजॉल्व हो गए। इसका मतलब वह जो बैड डेट से NPA थे वो किस प्रकार से एसेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो देखने की बात है। और उनके समय लॉस था। आज PSU बैंक का ही केवल ले लें तो 1,40,000 करोड़ रुपए आज PSU बैंक का प्रॉफिट है, और तो और डिविडेंड PSU बैंक देने लगे।
इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।